हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNMYA पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कहते हैं और इसको आप लाइंस एंड प्लेन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइंस एंड प्लेन्स, लाइंस और प्लेन्स भी कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक ही बात है दोनों का। तो लाइंस एंड प्लेन्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये हम आज करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूं कि आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है जहां पर हमने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है, तो वहां पे आप लास्ट वीडियो को देखने के लिए आप यहां पे ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी नेक्स्ट चैप्टर है जो आपको मैं बता चुका हूं, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है देखा जाए तो ये वेक्टर में मैं क्लियर कर चुका हूँ, वेक्टर में भी बता दिया था कि जो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं ABC है, जैसे डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए, और उसको अगर आप डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ A² + B² + C²। तो जब इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपका ये जो वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो नीचे लिखे हुए यहाँ पर। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो ये है आपका सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सी वैल्यू, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, जो भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और जो उनको अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, तो लाइन का मतलब होता है कोई भी लाइन बनती है वो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक साइड पॉइंट B है, तो A और B को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसका हमें डायरेक्शन रेशियो अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए जो डायरेक्शन क्या करेंगे, B के पोजीशन वेक्टर में से, यानी कि OB कह सकते हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए OA, ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा OB माइनस OA। ठीक है, OB माइनस OA। तो ये होता है आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम कह सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो कोसाइन ऑफ ए लाइन कहें तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हम उसका डायरेक्शन कोसाइन भी बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू बनती है वो है आपकी, देखिए एक बार, वो है फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये आपको सिर्फ रीडिंग करने का, रीडिंग आप करते रहिएगा इसको। ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो एक्सिस जो होती है आपको पता है, एक्सिस जो है वो उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना, हमें डायरेक्शन चाहिए, और आप समझ सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन रेशियो अगर कोसाइन निकालना है तो एंगल की जरूरत पड़ती है हमें कोसाइन के लिए, कोस ऑफ अल्फा। अल्फा यहाँ पर एक्स एक्सिस की जब बात की जाए तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ इटसेल्फ के साथ 0 डिग्री का एंगल बनता है ना, और वाई एक्सिस के साथ π/2 होता है 90 डिग्री एंगल, और जेड एक्सिस के साथ भी π/2 एंगल होता है। तो अल्फा बीटा गामा जब हमें पता होता है तो अभी तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल भी सकते हैं ना। तो अल्फा बीटा गामा आपका रहेगा 0, π/2 और π/2। तो आप इन पे कोसाइन लगा दीजिए तो आपकी वैल्यू कोस 0 1 होती है, कोस 90 0 होता है, कोस 90 0 होता है। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आ जाएगा 1 0 और 0। ठीक है, 1 0 0 आपका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, इस तरह से जब वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में हो जाएगा 0 1 0। ठीक है, ये वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा, और 0 0 1 ये आपका जेड एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या है,
तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है रिलेटिव रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, यानी कि आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। ये पिछले वेक्टर वाले चैप्टर में भी हम कर चुके हैं। वैसे तो क्या होता है कि जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वेयर्स का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वेयर्स का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यही इसकी पहचान होती है कि आपका ये डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर आई जे के कंपोनेंट्स जो भी हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं और अगर वो 1 आता है तो डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, और अगर 1 नहीं आता है तो इट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। और LMN हम जानते हैं कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे वाला लाइन, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो क्या करते हैं। तो सिंपल है, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो होंगे L1 M1 और N1, और दूसरी लाइन के लिए L2 M2 और N2, क्योंकि दो लाइन की बात की गई है तो दोनों के अलग अलग होंगे। तो उन दोनों पे की अगर हमें वैल्यू पता है, डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा, तो अगर हमें बीच का एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला नीचे देख सकते हैं, ये रहा। तो ये फॉर्मूला लगा के आप उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो कोस थीटा के वैल्यू जो है वो निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला काम करता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मतलब कहने का सिंपल है, आप सभी जानते हैं लास्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं, कोस थीटा होता था A डॉट B, ठीक है, A डॉट B अपॉन मोड ऑफ A मोड ऑफ B। तो बस उसी फॉर्मूले को अगर हम वो जो वैल्यूज़ होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं उनको लिख दिया जाए यहाँ पर, तो आपका ये फॉर्मूला यही बनेगा। ये आपके सामने है। ठीक है। अब बात करते हैं अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या करते हैं। तो ये आपको पहले पुरानी बात हो चुकी है, ये भी आपके लिए ये रही कि अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो वो तो 0 ही होना है। तो आप ये कह सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस का पता है तो, और डायरेक्शन रेशियोज का पता है अगर, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मान लीजिए दोनों डायरेक्शन रेशियोज हैं दोनों पॉइंट्स के, और हमें अगर उसका ये पता करना है कि परपेंडिकुलर है क्या, तो उनका डॉट उनका वैसे ही सेम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी 0, ये भी 0 ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडीशन दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो ये दूसरी बात आती है कि देखिए दो चीज़ें होती है, या तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी। परपेंडिकुलर का लिए कंडीशन बता चुके हैं, अब बात करते हैं पैरेलल के लिए। ठीक है। पैरेलल कब होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि जब उनका प्रोपोर्शन में आ जाए इनके कंपोनेंट्स, यानी कि A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो और C1 C2 जो कंपोनेंट्स हैं आपके XYZ उनका जो रेशियो है दैट शुड बी इक्वल। अगर वो इक्वल आता है तो लाइंस विल बी पैरेलल, उनको पैरेलल कहा जाएगा। अब बात सिचुएशन ऐसी आती है कि देखिए एक तो हमने परपेंडिकुलर का कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, एक हमने सीख लिया पैरेलल का भी सीख लिया। अब बात आती है जब ना तो पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, मतलब ये वाला एंगल, एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल हो, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल ही होगा, है ना, किसी और एंगल पे भी हो सकता है, 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम आगे सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 11.1 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा 3 एंगल्स गिवन है आपको साफ साफ आपके सामने स्क्रीन पर, और तीनों के लिए आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने एंगल्स गिवन है 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो जैसा कि आपको पता है लास्ट जो आपका चैप्टर था उसमें भी बता दिया था वेक्टर्स में कि अगर हमें एंगल्स का पता है अल्फा बीटा गामा का, तो हम कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू निकाल के वो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो आपकी वैल्यू कोस 90 आ जाएगा, एक तो कोस 90 0 होता है, फिर आता है कोस 135 को सोल्व करते हैं तो वो ये हो जाए कोस 180 माइनस 45, यानी कि माइनस कोस 45 और माइनस कोस 45 को आप कह सकते हैं -1/√2, ठीक है, -1/√2। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2। और गामा जो है वो आ जाएगा आपका कितना, वो आ जाएगा कोस गामा है कोस 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री है आपका 1/√2। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ चुके हैं 0 -1/√2 और 1/√2, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे 0 -1/√2 और 1/√2, ठीक है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर सेम वही है, अल्फा बीटा गामा
हमें बताना है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द डायरेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको ये कहा है कि एंगल्स इक्वल है। एंगल इक्वल का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है। तो हम जानते हैं कि अभी अभी मैंने लास्ट थोड़ा पोर्शन पे आप रिवाइंड करके याद होगा आपको, तो मैंने बताया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। और यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा शुड बी 1, ये 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तीनों ही सेम है, तो तीनों की जगह आप अल्फा कर लीजिए, चाहे बीटा कर लीजिए, चाहे गामा कर लीजिए। मैंने यहाँ पर तीनों को अल्फा कर दिया है, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और कोस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये प्लस माइनस 1/√3 जो आया है आपका, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो दिस व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ये तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, याद होगा लास्ट आपका जो चैप्टर था जो भी फैक्टर्स वाला, उसमें हम कर चुके हैं। तो जो इसके मैग्नीट्यूड है वो आप निकाल लीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माइनस आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो बात वही है, माइनस 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। तो इनको ऐड करेंगे तो 484 आ जाएगा रूट में, और रूट 484 जब आप सॉल्व करते हैं तो 22 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 18/22, 12/22 एंड माइनस 4/22। और इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो आपका आ जाएगा माइनस 9/11, 6/11 और माइनस 2/11, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, देखिए शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर दिखाने हैं, देखिए कोलिनियर हमने वेक्टर्स में भी किया था, ठीक है। अब हम फिलहाल इसको कर रहे हैं लाइंस की चैप्टर के अंदर कोलिनियर कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तरीका वो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है ऐसा कि आपको वही लगाना है या ये लगाना है। आपको अगर मेंशन नहीं है, ये कहा जाए सिर्फ कोलिनियर प्रूव कीजिए या शो कीजिए, तो आपको कोई भी लगा सकते हैं। वेक्टर वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं और इसको, और या फिर इस लाइंस वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 पॉइंट आपको गिवन है, A B C, ये रहे आपके A B और C, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के लिए मैंने आपको बताया था बी में से ए के जो कंपोनेंट्स है उसको माइनस करना है। तो बी के जो एक्स कंपोनेंट में से ए का एक्स कंपोनेंट माइनस करेंगे तो आएगा -3, और वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट में से माइनस करेंगे। याद रखिएगा ए बी की जब बात की जाए तो बी में से ए को माइनस करना है, तो यह आ जाएगा -3 -5 -3। सिमिलरली ए सी के जब कंपोनेंट, या बी सी निकाल लीजिए या ए सी निकाल लीजिए, कोई भी निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे ये भी इसके ही मल्टीपल आए हैं। ये आए हैं 3 5 3। आप देखिए जरा थोड़ा सा क्या गैप है, माइनस का ही डिफरेंस है। माइनस डिफरेंस होने का मतलब क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। तो ए बी के और ए सी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब जो आप रेशियो अगर निकालेंगे तो -1 आएगा सबका रेशियो, ठीक है। A1 A2 का रेशियो भी -1 आएगा, B1/B2 करेंगे तो भी -1 आएगा, C1/C2 करेंगे तो भी -1 आया है। दैट मीन्स जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, यानी कि मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, हेंस ABC आर कोलिनियर। तो हम कह सकते हैं ABC आर कोलिनियर। कैसे, देखिए जब मल्टीपल होता है ना स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल जब होता है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि AB जो है वो पैरेलल है AC के, AB और AC पैरेलल है, बट A इज कॉमन पॉइंट। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए कॉमन पॉइंट है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को, अगर दो पैरेलल लाइन हमने कर दिया, मल्टीपल का मतलब पैरेलल होता है वैसे तो, बट यहाँ पर एक पॉइंट ए कॉमन है, ए पॉइंट कॉमन है, दैट मीन्स ए कॉमन है, तो उसको जोड़ दीजिए, ए को इकट्ठा कंबाइंड जोड़ दीजिए ए पॉइंट को, तो आप देखेंगे ए बी सी जो है वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, और जिसको हम कोलिनियर ही कहते हैं। तो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। तो आपको लिखना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। As direction ratio of AB and AC are proportional, therefore these lines are AB and AC are parallel. But point A is common. कोई भी जो पॉइंट कॉमन, देखिए फिलहाल A कॉमन है, B भी कॉमन हो सकता है। जैसे AB और BC निकालेंगे ना आप, तो B पॉइंट कॉमन हो जाएगा, और एक प्रोपोर्शनल भी आएगा उस केस में भी, क्योंकि अगर कोलिनियर होगा तो कोई भी ले सकते हैं पेयर, प्रोपोर्शनल ही आएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि ABC आर है, बट क्या कहेंगे, A पॉइंट A इज कॉमन, हेंस ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। यानी कि 3 आपको वर्टिसेस गिवन है, A B और C आपके सामने है। अब हमें बताना है इनकी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन आपको बताना कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज वर्टिसेस, यानी कि दिस पॉइंट से जो वर्टिसेस बनेंगे। तो सबसे पहले AB के वर्टिसेस निकाल लिए, B में से A को माइनस करके,
बी सी के वर्टिसेस निकाल लिए सी में से बी को माइनस करके, और ए सी के वर्टिसेस निकाल लिए सी में से ए को माइनस करके। तो ए बी, बी सी और ए सी के हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए हैं। अब हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन आप जानते हैं क्या होता है, जब इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो ठीक है। तो ए बी का जो डायरेक्शन रेशियोज थे उनको डायरेक्शन उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो √68 आपका जिसका मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर दिया, और उसमें से कॉमन निकालने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट बचेगा वो आपके सामने है -2/√17 -2/√17 और 3/√17। सिमिलरली बी सी के डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाली और सिमिलरली ए सी के भी हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो मेन टॉपिक है चैप्टर का, वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन बनती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट समझना है कि लाइन की इक्वेशन कैसे बननी है। तो उसके लिए हमें दो टाइप से क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ देखिए जरा, स्ट्रेट लाइन इज यूनिकली फिक्स्ड इन स्पेस इफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन की ये समझ लगता है कि यूनिकली फिक्स्ड कब होगी स्पेस में, मतलब उसकी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इफ इट पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड डायरेक्शन। यानी कि एक तो पॉइंट उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए और एक उसकी डायरेक्शन दी हुई होनी चाहिए। अगर हमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है और एक उसकी डायरेक्शन दी गई है कि इस साइड हमें जाना है, तो किसी भी पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करें अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप एक लाइन की इक्वेशन उस तरह से बना सकते हैं। और जो दूसरा कंसेप्ट है इट पासिस थ्रू द 2 फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि आपको लाइन की इक्वेशन के लिए हो सकता है एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो जिससे उसकी डायरेक्शन हमें मिल जाए, या फिर हो सकता है कि हमें 2 पॉइंट ही दिए जाए, कि 2 पॉइंट दे दिए जाएं और कहा जाए कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म कीजिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट जो था वो क्या था, जिसमें हमें एक फिक्स गिवन पॉइंट था और एक पैरेलल वेक्टर हमें गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस फिगर को देखिए ध्यान से, ये फिगर रही। तो यहाँ पर ये ए जो पॉइंट है ये हमें गिवन है, ये ए पॉइंट आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1, y1 और z1, ये कंपोनेंट्स है इसके ए पॉइंट के। और इस हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ए जो ए पी जो इसको हमने लिया है, ए और पी पॉइंट जिस पे लिए देख सकते हैं ये लाइन है, इसको हमें इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, एक तो पॉइंट गिवन है, ये हमने देख लिया, और हमें दे रखा है एक पैरेलल वेक्टर, यानी कि हमारी जो लाइन है ना ये वाली, ये जो लाइन है उसके एक पैरेलल वेक्टर गिवन है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस वेक्टर की जो वैल्यूज है, मान लीजिए ये वेक्टर m है। ठीक है, ये m वेक्टर है। तो a पॉइंट जो हमें मेंशन है उसको पोजीशन वेक्टर निकालें, तो a वेक्टर पोजीशन वेक्टर उसके आ जाएगा a वेक्टर, और यहाँ पर जो m वेक्टर उसके पैरेलल था, 2 चीज़ें हमें मेंशन है। तो हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट छाटना होता है उसके ऊपर। कर्व कोई भी हो, चाहे वो लाइन हो चाहे कर्व हो, उस पर एक पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट ये है जैसे। ठीक है, इसको हमने इसकी पोजीशन वेक्टर अगर कहें तो आर वेक्टर होंगे, और आर के कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, जर्नल कंपोनेंट जो होते हैं नॉर्मली किसी भी इक्वेशन के अंदर, सर्कल की हो या लाइन की हो, एक्स वाई तो होते ही होते हैं, 3 डायमेंशनल तो जेड भी होगा। तो एक्स वाई जेड ये जर्नल पॉइंट होते हैं, चाहे आप लाइन कोई भी लीजिए, इसमें एक्स वाई जेड सब में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो हमारी जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, जो गिवन लाइन की। तो m जो लाइन वेक्टर हमें गिवन है, वो m जो वेक्टर है वो हमारी गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो पैरेलल वेक्टर कब होते हैं, यानी कि जब आपकी जो मल्टीपल हो एक दूसरे के। तो ये अगर वेक्टर m वेक्टर है तो हमारी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन भी इसके पैरेलल ही है, और जो पैरेलल वेक्टर कोई होता है तो कुछ मल्टीपल हो जाता है उस वेक्टर का, गिवन वेक्टर का। तो इसको हम लैम्डा m कह रहे हैं, देख सकते हैं ये रही। तो AP जो है दैट इज डायरेक्शन विल बी गिवन बाय लैम्डा m, क्योंकि m हमें मेंशन है, गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसका कुछ मल्टीपल होगा जो हमारी डायरेक्शन, क्योंकि पैरेलल की बात में हम यही कहते हैं कि एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं। ठीक है, और A पॉइंट हमें मेंशन है। तो AP जो है दैट विल बी फाइंड आउट दैट विल बी इक्वल टू OP माइनस OA। ठीक है, मैं आप दिखा देता हूँ, देखिए क्लियरली देख सकते हैं अब आप। ठीक है, तो AP जो है दैट विल बी OP माइनस OA। OP माइनस OA क्यों कह रहे हैं आप भाई यहाँ पे, क्योंकि ये अभी इसलिए कह रहा है क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये आया है। कैसे, देखिए O से A की तरफ, देखिए डायरेक्शन है, O से A की तरफ गए, फिर A से P की तरफ आए, और जो रिजल्टेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, तो A प्लस लैम्डा m, यानी कि ये था A, आपका ये वेक्टर A था और ये लैम्डा m था इस साइड, और जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और वो हमें पता है r वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं A प्लस लैम्डा m इज इक्वल टू
आर, तो ए पी इज इक्वल टू आर ये हो जाएगा आपका कितना, ए पी जो है वो है ओ पी माइनस ओ ए, ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, दैट विल बी आर माइनस ए, बट ए पी इज पैरेलल टू द वेक्टर एम, तो ए पी इज इक्वल टू लैम्डा एम, ये हम बता चुके हैं अच्छे से। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या कहता है। अब हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 आर माइनस ए जो है दैट विल बी लैम्डा एम, ठीक है, हेंस द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे आया, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके ये इक्वेशन फॉर्म की जा सकती है। आगे चलते हैं, ये जो इक्वेशन आपके सामने ना आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन के लिए। कार्टेशियन इक्वेशन क्या कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स इतना याद रखिए, कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है जब आपकी इक्वेशन में आई जे के की बजाय एक्स वाई जेड आ जाए, ठीक है, जिसमें आई जे के नहीं होता, एक्स वाई जेड होता है, उसको हम कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। तो सिंपल याद रखना है। अब ये जो आपके पास ऊपर इक्वेशन बनी है वेक्टर इक्वेशन, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम कह लीजिए या बी कह लीजिए, ठीक है ना, मेरी आदत है मैं बी से करता हूँ, आपका क्वेश्चन जब सोल्व कराऊंगा तो मैं इसको बी ही कहूँगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एम है बट मैं इसको बी से ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब शुरू करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे। तो कार्टेशियन के लिए हमें आर वेक्टर का पता है, मैं बता चुका हूँ पिछले पेज पे, कि आर वेक्टर होता है एक्स वाई जेड के, जिसके कंपोनेंट तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की हो जाएगा। ए वेक्टर हमें गिवन वेक्टर था, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 और z1 थे, पहले बता चुका हूँ। एम वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स जो है वो हमें मेंशन होंगे पहले से, क्योंकि पैरेलल वेक्टर गिवन था हमें लाइन के, ठीक है। तो वो हमारे कंपोनेंट गिवन मिलेंगे, जिसको हम ए बी सी से नेमिंग डाल देंगे, ए बी सी, ठीक है। जब आप इनको यहाँ पे पुट करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को, आर की वैल्यू को, ए की वैल्यू को और एम की वैल्यूज़ को यहाँ पे जब आप पुट करते हैं तो देखिए ज़रा क्या आता है। आप मेरे साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाइए, देखिए ये रहा, यहाँ पे आर की वैल्यू रख चुके हैं, ए1 की वैल्यू रख चुके हैं और एम की वैल्यू रख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे के कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में आई का कंपोनेंट है एक्स और राइट साइड में आई का कंपोनेंट है x1 प्लस लैम्डा ए। सिमिलरली y कंपोनेंट जो है इस साइड y j कंपोनेंट y है इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू तीनों से निकालें तो क्योंकि तीनों से लैम्डा की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, और तीनों की वैल्यू लैम्डा के इक्वल निकाल के और तीनों को इक्वल रख दें, क्योंकि तीनों ही लैम्डा के इक्वल है, तो यह आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, दैट इज लैम्डा के इक्वल आएगा। सेकंड से y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, और थर्ड वैल्यू से z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा आएगा। अब तीनों ही लैम्डा के इक्वल है, दैट मीन्स ऑल द थ्री वैल्यूज आर इक्वल, और ऑल द थ्री वैल्यूज आर इक्वल, देन इट इज नोन एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो यही जो इक्वेशन आपके सामने है, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बजाय डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो यहाँ पर एल एम एन आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अगर हमें ए बी सी की बजाय डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या, वो था इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी कि दो अगर पॉइंट गिवन है तो कैसे हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है, ये मेंशन है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए जरा, ठीक है। और जिसकी पोजीशन वेक्टर ए का तो पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हम आर्बिट्ररी पॉइंट, जैसा कि पिछली पार्ट में हमने किया अभी तो उसके आर्बिट्ररी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर उसको हमने आर कंसिडर कर लिया, दैट इज एक्स वाई जेड, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। तो अब इसको देखिए ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे आई। तो अब आपके सामने एक पॉइंट ए गिवन था, एक पॉइंट बी गिवन था, ये हमें मेंशन है। अब हमने पी पॉइंट, हमें ये आर्बिट्ररी पॉइंट हमने ले लिया पी, ठीक है। इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की जो आपके सामने दिख रही है, ये ए पी जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए सिंपल फिर से वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा आराम से। तो आप देखेंगे इसको सोल्व करके, तो आर माइनस ए इज इक्वल टू कैसे लिया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर हमें एक पॉइंट पता हो और एक डायरेक्शन पता हो तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं पिछले कंसेप्ट से, ठीक है ना। तो यही काम यहाँ पे करना है। तो किसी एक पॉइंट को आप ए को ले सकते हैं या बी को ले सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट को गिवन पॉइंट मान लीजिए, क्योंकि गिवन तो दो थे लेकिन एक को ले लीजिए किसी भी एक को, तो वो तो हो गया ए पॉइंट, यानी कि ए वेक्टर जो आपने फर्स्ट जो स्टार्टिंग में हमने किया था ए वेक्टर, ठीक है। अब प्लस में हमें चाहिए लैम्डा टाइम डायरेक्शन, याद आया, तो लैम्डा टाइम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन तो दे ही नहीं रखी, तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। अब ये दोनों पॉइंट जो ए बी थे ये लाइन के ऊपर ही तो है,
तो जो ए बी लाइन की डायरेक्शन है, ए बी से मिलने वाली लाइन जो होगी वो वही डायरेक्शन तो हमारी लाइन की है, और हमें पता है ए बी की डायरेक्शन के लिए बी में से ए को माइनस किया जाता है, ठीक है ना। तो बी में से ए को माइनस करना है, बी माइनस ए, ठीक है। बी में से ए को माइनस कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन, यानी कि पी पोजीशन वेक्टर की पी के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है, वेक्टर इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अब बात फिर वही आती है कार्टेशियन फॉर्म की, जैसा कि पिछले पार्ट में भी था। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है कि आपको सिंपल वही सेम एक्स वाई जेड आपकी वैल्यू में आपको इक्वेशन निकालनी है, आई जगह नहीं रखना है। तो ए पॉइंट आपके मान लीजिए ए वन बी वन सॉरी एक्स वन वाई वन जेड वन, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स टू वाई टू और जेड टू। तो जब फिर वही सेम पिछले कंसेप्ट की तरह जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था, तो वही आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दिया, ए की जगह एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के कर दिया, और बी की जगह एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के कर दिया, ठीक है। तो ये रखने के बाद जब आप कंपेयरिंग करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो आपकी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू निकलेगी जैसे पहले पिछले पार्ट में हमने किया था। तो वो आपके सामने देख सकते हैं, ये रही लास्ट लाइन, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कार्टेशियन इक्वेशन भी किसी भी लाइन की निकाल सकते हैं अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि दो लाइंस जो हैं वो हमारी पैरेलल कब होती है, परपेंडिकुलर कब होती है, और मैंने कहा था एक जगह ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी लाइन ना तो पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, तो क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए ये लाइन दो थी, इनके बीच का एंगल हमें निकालना है, क्या एंगल है, थीटा एंगल मान लेते हैं दोनों के बीच का, ठीक है। तो अब हमें निकालने के लिए सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट लाइन है, मान लीजिए इसका जो वेक्टर है वो b1 वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब इसकी लाइन की जो डायरेक्शन है वो b1 वेक्टर से आएगी, और जो दूसरी लाइन है उसके लिए हमने b2 वेक्टर को यूज़ किया है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इसकी v2 इसके पैरेलल वेक्टर गिवन था, मतलब कहने का, और फर्स्ट लाइन के पैरेलल b1 वेक्टर गिवन था। तो जो हमारी उस वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारी उस लाइन की डायरेक्शंस होंगी, मतलब कहने का सिंपल है। तो हमारी फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन होगी b1 वेक्टर और सेकंड लाइन की डायरेक्शन होगी b2 वेक्टर। और आप सभी जानते हैं जब दो वेक्टर्स की बात की जाए, बीच का एंगल निकालना हो, तो पिछले चैप्टर में हमने सीखा था, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यानी कि b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो cos थीटा की वैल्यू आएगी, और जो cos थीटा की वैल्यू है दैट इज द एंगल बिटवीन, वहां से आप थीटा निकाल सकते हैं, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, और दैट शुड बी एक्यूट एंगल, ध्यान रखिएगा एक्यूट एंगल को ही इसमें यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर ये सिंप्लीफाई करें, अगर उसको डायरेक्शन रेशियोज अगर गिवन है तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात फिर नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे नीचे दे रखी है, यहाँ पर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, यानी कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 डिग्री है देन इट मीन्स cos थीटा शुड बी 0, और cos थीटा शुड बी 0 दैट मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। ये हम पहले से ही जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो बस यही कंसेप्ट इसमें यूज करने के लिए कहा गया है। आगे चलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो स्टूडेंट्स दो लाइंस के बीच में, स्क्यू लाइंस क्या किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जब आपके दो लाइन अलग अलग प्लेन में हो, जैसे कि आपको इस फिगर को देखिए ध्यान से, ये रहा, तो एक प्लेन ये ऊपर है, जैसे आपकी बुक है, मान लीजिए बुक को आपने खोला हुआ है, तो बुक को खोले तो एक लाइन आप इस एक साइड के पेज पे बना दो, एक लाइन दूसरी साइड के पेज पे बना दो, तो ये दोनों पेजेस पे जो आपके पास लाइंस बनेंगी तो वो आपकी होंगी स्क्यू लाइंस, ठीक है, जो एक ही प्लेन में ना हो उनको स्क्यू लाइंस कहते हैं, जो एक प्लेन में नहीं होती, ठीक है। जो आपका कॉपी का पेज है ना, ठीक है, जो आप कॉपी का पेज है या स्क्रीन देख रहे हैं, ये सारे प्लेन है एक, ठीक है। इस तरह से एक प्लेन आपके ऊपर इस फिगर में देखिए, प्लेन 1 और प्लेन 2 मेंशन इसमें, तो ये दो प्लेन है, उसके ऊपर दो अलग अलग लाइन है, तो उनको स्क्यू लाइंस बोला जाता है। तो अब हमें निकालना है दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों लाइनों के बीच का
परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान के, यानी कि आप दिखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये 90 कैसे कह रहे हो आप, इसको परपेंडिकुलर कैसे कह रहे हो, बट एक्चुअली क्या है, ये 3D शेप है। 3D शेप में आपको इमेजिन करना पड़ता है ये एक्चुअली ये 90 डिग्री का ही एंगल चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो आपका आता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये जो आता है वो आता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप PQ भी कह सकते हैं। ये पॉइंट P है और नीचे जो वाले पॉइंट Q है, जैसे मान लीजिए तो तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, तो चलो कोई नहीं, मैं इसको ड्राइव करके दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। तो सिंपली समझ लीजिए, देखिए ये एक लाइन है और एक लाइन ये थी। ठीक है, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये दो लाइनें थे, अलग अलग प्लेन में थी, तो इसलिए मैं थोड़ा टेढ़ा बनाया है। इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर, ये दोनों से परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को P कह दिया, इस पॉइंट को Q कह दिया। क्लियर। अब हमारे पास इस पे एक पॉइंट था, फर्स्ट लाइन मान लीजिए ये है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट था A और इस पर एक पॉइंट था B। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं AB। ये AB वेक्टर लाइन वेक्टर आ जाएगा, कह लीजिए लाइन कह लीजिए AB। तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, B में से A को माइनस करके आएंगे, यानी कि A2 माइनस A1 कह लीजिए या B माइनस A कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसको अगर हम A1 कंपोनेंट्स के A1 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को A2 को वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप AB जो वेक्टर जो AB के डायरेक्शन रेशियो बनेंगे वो A2 माइनस A1 बनेगा। ये रहा आपका इतना पार्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये इसकी जो डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन थी B1। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो पैरेलल वेक्टर होता है उसी के डायरेक्शन को लाइन यूज करती है, और इसका जो पैरेलल वेक्टर था वो B2 था। अब देखिए जरा, B1 और B2 की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, B1 क्रॉस B2, तो आपको पता होना चाहिए दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो समझ सकते हैं, देखिए ये जो आपको PQ दिख रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये B1 वेक्टर था और ये B2 वेक्टर था, ये डायरेक्शन B2 की थी। ठीक है, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, आप क्लियरली देख सकते हैं। P के भी परपेंडिकुलर है और Q के भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन PQ। ठीक है ना, तो इस दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर बन रही है, यानी कि B1 क्रॉस B2 की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी PQ के अलोंग, PQ के अलोंग आएगी। इसी तरह से AB की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी साइड में गई हुई है, लेकिन AB की जो डायरेक्शन है वो उसके, आपको क्या करना है, सिंपली समझ लीजिए डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस जो होगा PQ, दैट विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन किसका, AB वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो AB वेक्टर का प्रोजेक्शन कौन से डायरेक्शन में, PQ की डायरेक्शन में, और जो PQ की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अब PQ की हमने ये तो बता ही दिया, PQ वेक्टर जो है वो है B1 क्रॉस B2। अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड से। तो B1 क्रॉस B2 से अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये वेक्टर बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन जिसको आप कहते हैं। तो PQ की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, प्रोजेक्शन होता था A डॉट B अपॉन मोड ऑफ B। ये फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का। जब A का प्रोजेक्शन B के ऊपर हो तो A डॉट B अपॉन मोड ऑफ B है। तो ये वेक्टर है A2 माइनस A1, इसकी प्रोजेक्शन जो है A2 माइनस A1 जो AB वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन किसके ऊपर, इस डायरेक्शन में, PQ की डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला जो नीचे मैंने आपको बताया, ये पिछले चैप्टर में बता दिया था, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। तो A जो है वो है हमारा A2 माइनस A1, जिसकी प्रोजेक्शन गिर रही है A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये कैसे आया, ये इस फॉर्मूले से आया, प्रोजेक्शन वाले से।
ठीक है, सारा कुछ। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो कई बार हो सकता है ये वैल्यू जो यहाँ पे आएगी ये नेगेटिव हो जाए, तो हम इसके लिए मॉडुलस कर देंगे। मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि हमें डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसे मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस का मतलब ये हो जाएगा कि रिजल्ट जो आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।